नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा एलटी पेडागोजी का यूनिट 3 और जो ये हमारा अभियान चल रहा है 18 अगस्त तक का एलटी पेडागोजी को कंप्लीट कवर करना। और जो पहला पेपर है मतलब एलटी का जो पेपर है उसमें कुछ जीएस के एस्पेक्ट है वो सारा आपके सामने वन बाय वन रखता जा रहा हूँ। ये वो दौर है जब आप अपने महत्वपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। ये 10 दिन आपकी दशा और दिशा को बदल सकते हैं। आप चाहें तो इस समय का सही सदुपयोग करके अपनी मंजिल पर पा सकते हैं, लेकिन आपको इस समय में बहुत धैर्य बनाना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये शब्द आपके लिए कह रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरुआत करता हूं एलटी पेडागोजी यूनिट 3। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत लंबे समय से मैं इसे तैयार कर रहा था और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। 100 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। चलिए, आप लोग बहुत सही तैयारी में हैं और अपने पर विश्वास रखिए। मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मेरे में कुछ कमियां रहेगी, ये सब बिल्कुल नहीं सोचने का समय है। बिल्कुल आपको लगे रहना है, बस जितना हो सकता है मैक्सिमम अपना टाइम दीजिए। पहला ही क्वेश्चन है यूनिट 3 का, कौन सा लुम्सडेन 1964 के शैक्षिक तकनीक का घटक नहीं है? आपने पढ़ लिया होगा यूनिट 3 लुम्सडेन का। इसमें कठोर शिल्पवागम सही होगा, कोमल भी सही होगा, ये तो दोनों एक जैसे हैं। उपयोगिता विशेषण ये तो हो नहीं सकता, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछेगा कौन लुम्सडेन के शैक्षिक तकनीकी का घटक नहीं है, तो आंसर होगा उपयोगिता विशेषण। ठीक है, और तीनों हैं, कठोर शिल्पोपागम, कोमल शिल्पोपागम और प्रणाली विश्लेषण, तीनों हैं। तो इसका आंसर पहला ही उत्तर मिल गया हमें, फर्स्ट का सी। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। दूसरा प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग किसका उदाहरण है? दृश्य उपागम का, देखने वाला, श्रव्य उपागम का, सुनने का, श्रव्य दृश्य दोनों, कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा श्रव्य और दृश्य दोनों। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट यूनिट भी है ही लगभग, और काफी यूनिट हम अब तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, फ्लैंडर। फ्लैंडर आपके यूनिट में, आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। फ्लैंडर को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको। फ्लैंडर का कक्षा इंटरेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1959, 1973, 1975, 1977। तो इसमें इन एक में से आंसर आपका ये होगा 1959 में। ठीक है, फ्लैंडर। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैंडर ने अप्रत्यक्ष व्यवहार को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? फ्लैंडर का अप्रत्यक्ष व्यवहार कितनी श्रेणियों में विभाजित था? अप्रत्यक्ष पूछा, ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फ्लैंडर ने अप्रत्यक्ष व्यवहार को 4 श्रेणियों में बांटा था। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत ज्यादा समय नहीं है डिस्कशन का, लेकिन फिलहाल मैं सीधे आगे बढ़ना चाहूंगा। मिश्रित शिक्षण प्रणाली, ये भी एक नया टॉपिक आपका है ना। ब्लेंडेड टीचिंग का अध्ययन 2006 में किसने किया था? 2006 में हुआ ब्लेंडेड टीचिंग, याद रखिएगा। हाँ, नया टॉपिक है, मैंने कहा था आपके सिलेबस में। तो इसका अध्ययन करने वाले फ्लैंडर हैं, एकामेटो, बाक तथा ग्राहम, स्टीफन कोरी। तो इसका आंसर होगा बाक तथा ग्राहम। तो ये कंसेप्ट है ब्लेंडेड टीचिंग का 2006 में जो आया है, बाक तथा ग्राहम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ताशी एकामाटो ने किस वर्ष शैक्षिक तकनीकी पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताशी एकामाटो ने जब अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था, वो भी शैक्षिक तकनीकी पर, तो इसका आंसर होगा 1971 में। ठीक है, काफी डेट्स यहां पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक तकनीकी, रिलेटिव टेक्नोलॉजी का प्रतिपादक फादर कौन है? लेथ, सिल्वरमैन 1968, मैरिलम, निक्सन और रोहेला। तो इसका आंसर होगा सिल्वरमैन 1968, सापेक्षिक तकनीकी, रिलेटिव टेक्नोलॉजी का प्रतिपादक। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान दर्शन चैनल की स्थापना कब हुई? जो यूनिट 3 है उसमें जो नए टॉपिक है उनको बहुत अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा आपको। जो ट्रेडिशनल यूनिट है वो आप कर लोगे, लेकिन नए टॉपिक्स को बहुत इजी है, आराम से देख लीजिएगा। ज्ञान दर्शन की शुरुआत पूछ रहा है। ज्ञान दर्शन भारत में वर्ष 2000 से शुरुआत हुई है, लेकिन डेट पूछिए यहाँ पर
26 जनवरी 2005, 1 अप्रैल 2009, वर्ष 2001 ही ऑप्शन है वैसे यहाँ पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 2000, तब से ज्ञान दर्शन चैनल की ये चैनल है शुरुआत हुई है। अच्छा, ज्ञान दर्शन से एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ज्ञान दर्शन के क्षेत्र में एकलव्य और व्यास का संबंध क्रमशः है, किनसे है? मतलब प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा से, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सटीक आंसर इसका बी होगा, व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा से एकलव्य, ठीक है, और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन से क्या है? व्यास, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है ये बात प्रश्न। चलिए अब एक क्वेश्चन फिर वेब 2.0 का दिख रहा है हमें। वेब 2.0 को इंटरनेट का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले तो। वेब 2.0 को इंटरनेट का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इस शब्द को सर्वप्रथम वेब 2.0 को किसने गढ़ा था, ये पूछा है यहाँ पर प्रश्न। टिम ओरेली, डार्सी डिनूची, स्पेंसर विंटकार्फ, ये तो कोई चांस नहीं है, बस दो ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि दोनों दो इस चीज से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, इसलिए टिक मारते वक्त इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा डार्सी डिनूची, ठीक है, वेब 2.0। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसको गढ़ा था पूछा है यहाँ पर। आगे इसका प्रचार प्रसार टिम ओरेली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, इस बार मैंने नंबर भी डाले, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। एक्चुअल में बहुत सारा मैटर तैयार करना होता है, तो फिर नंबर्स के लिए हमें ऐसा लगता है कि चलो ऐसे ही करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये रहता है। तो इस वजह से, लेकिन नंबर्स में होता है कि आप भी अपना आंसर दे सकते हैं कहाँ पर, नंबर के हिसाब से। तो देखिए सही सुमेलित कीजिए, इनमें कौन सही है पूछ रहा है आपसे, एक बार आराम से देख लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ है यहाँ पर, 6 के 6 क्वेश्चन एक साथ। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन, 1971-72, बिल्कुल सही लग रहा है, पढ़ भी लिया होगा आपने ईमेल, ठीक है। इंटरनेट विंटकर्फ 1950, बिल्कुल सही है। ई लाइब्रेरी गुटेनबर्ग 1971, ये भी बिल्कुल सही है, डेटों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ब्लॉग में पीटर मरहोज 1999, 97 और 99 के बाद डेवलपमेंट हो रहा था ब्लॉग का, ठीक है, ये भी, यानी ये भी ठीक है। वेबसाइट टिम बर्नर्स-ली, काफी समय पढ़ लिया होगा आपने बहुत पहले से। और माइक्रो टीचिंग, ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण पद्धति डब्ल्यू एलन 1963, ये सब के सब सही है भैया। ये आपको जानकारी देने का एक तरीका था और इसमें कोई गलत नहीं है, ये सब के सब सही मान लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो 6 क्वेश्चन है, इन सब का आंसर सही है, सारा मैटर एक साथ, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता, ये भी एक नया आपका टॉपिक है, की शुरुआत कब की गई? डिजिटल शिक्षा पर जो प्रज्ञाता चल रहा है, इसकी शुरुआत कब की पूछा है प्रश्न। तो इसको ध्यान से पहले ऑप्शन से देख लेना चाहिए, शुरुआत कब हुई थी पूछा है वहां पर। तो डिजिटल, तो 26 जनवरी 2020, ये तो अभी ऑप्शन आ चुका है, पहले पढ़ चुके हम। 14 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2020, 14 जुलाई 2020, ये सही है इसका आंसर। तो प्रज्ञाता की शुरुआत कब हुई है? 14 जुलाई 2020। 9 क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा। दीक्षा एक ऐप है, डिजिटल क्या मतलब इसका फुल फॉर्म अगर आ जाए तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज दोबारा है, नॉलेज शेयरिंग, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग की शुरुआत कब हुई है पूछा है इसने। तो फिर से ऑप्शन है वहां पर 1971, रॉन्ग, गलत है। 1 जुलाई 2009, ये भी गलत है। 5 सितंबर 2017 और 14 जुलाई ये पहले आ चुका है, इसका मतलब ये है इसका आंसर। दीक्षा 5 सितंबर 2017 इसकी शुरुआत मानी जाएगी, ये इसका सबसे सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान, एक नया टॉपिक यहां पर दिख रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है? बकिंघम को, स्टीफन कोरे को, कूर्ट लेवन को और हैरिस को। इसका आंसर होगा स्टीफन कोरे, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक। इंपोर्टेंट प्रश्न था, डायरेक्ट प्रश्न था, लेकिन और चूंकि अब तक आप इसको काफी कवर कर चुके होंगे, फिर से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर। SSST, स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत, पहले इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हाँ कभी इनमें से कंफ्यूजन करा दे एक आध क्वेश्चन, की शुरुआत किसने की थी? तो 1968 क्रूक्सेंग, 1973, 1975, 1972, तो इन्होंने की थी, क्रूक्सेंग ने, ये इसके जनक माने जाते हैं 1968। क्वेश्चन नंबर 13 पर जा रहे हैं। पीपीटी एक शक्तिशाली उपयोग में आसान प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह किसे बनाने की अनुमति देता है? ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स और दोनों प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। तो पीपीटी ये आपने बनाई भी होगी बीएड के दौरान, तो इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक तकनीकी प्रथम पूछा, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट,
एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट किसे कहा जाता है? तो हार्डवेयर को कहा जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली सिस्टम। तो हार्डवेयर को शैक्षिक तकनीकी उपागम प्रथम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं हार्डवेयर को, और शैक्षिक तकनीकी सेकंड कहेंगे सॉफ्टवेयर को। तो चलिए आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसके माध्यम से बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेता है? परियोजना कार्य, रूब्रिक्स, ऑनलाइन अधिगम और पीपीटी। इन सब में 15वां क्वेश्चन जो आपके पास है, तो इसका आंसर होगा पीपीटी। पीपीटी बना के ले जाओगे आप तो बालक उसमें रुचि रखेगा, इंपॉर्टेंट होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी को ही आप रचनात्मक तकनीकी कहते हैं, इसे हम सॉफ्टवेयर उपागम भी कहते हैं। किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, सॉफ्टवेयर उपागम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक, इसकी शुरुआत वैसे 2012 में हुई। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होगा। और कब शुरुआत हुई? 2012 में। किस प्रकार का कार्यक्रम है पूछ रहा है। तो ये है एक दूरस्थ शिक्षा के लिए, मतलब ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा ले सकते हो आप कहीं से भी बिना बाउंडेशन के। तो इसका आंसर ये होगा, सबसे वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा सबसे सही है, दूरस्थ शिक्षा के लिए है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का वह घटक क्या कहलाता है जिसे शिक्षकों और छात्रों दोनों को दूर से और आमने सामने ज्ञान स्थानांतरित करने और प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है? अच्छा, मतलब शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए डिजाइन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा आमने सामने के लिए और दूर स्थित भी होंगे तो भी उसे डिजाइन किया गया है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ई कोर्स, ई पोर्टफोलियो, ई कंटेंट। तो इसका आंसर ये होगा ई कंटेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है किसी शैक्षणिक या खोज सामग्री का आकलन करने, चिन्हित करने इत्यादि का तकनीकी उपकरण क्या कहलाता है? ई असाइनमेंट, ई कंटेंट, ई नेटवर्क या ईमेल? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ई असाइनमेंट कहते हैं इसे, असाइनमेंट बनाना। किसी बढ़ती लोकप्रियता से शैक्षणिक वातावरण को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया है? अच्छा, किसने बढ़ती लोकप्रियता के शैक्षणिक वातावरण को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया? ऑनलाइन कक्षा ने, सोशल नेटवर्किंग ने, वर्चुअल वीडियो ने, नेटवर्किंग मार्केट ने। तो सबसे सही ये होगा इनमें। वैसे सब एक जैसे लग रहे थे टिक मारने में, तो किसको टिक मारा जाए? तो सबसे सही सोशल नेटवर्किंग में सब आ जाएंगे ये, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मुक्त शिक्षा संसाधन, रिसोर्सेज, OER किसके उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है? OER किसके लिए है? तो इसका सामाजिक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो शिक्षण के लिए होगा मेनली, शिक्षण और शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में होता है? इनमें से किसका उपयोग होता है शिक्षण और सीखने के लिए? कह रहा है एजुकेशन लर्निंग के लिए। तो इसका ICT, वैसे ICT ही टॉपिक है आपका, ये पता चल जा रहा होगा आपको। IIT ये तो हो नहीं सकता, IIM अच्छा ये तो अलग ही चीज है वैसे भी। तो ठीक है, ICT इसका सबसे आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण और सीखने के प्रमुख ICT उपकरण कौन से हैं? तो शिक्षण और सीखने के प्रमुख ICT उपकरण आपको ब्लैक बोर्ड है, गूगल क्लासरूम है, विषय विशिष्ट सभी हुए, सभी हैं। मूल्यांकन में ICT उपकरण का प्रयोग किन तकनीकों के माध्यम से किया जाता है? बोध के माध्यम से, अनुप्रयोग, विश्लेषण, सभी, फिर से सभी होगा। कभी सभी ऑप्शन हो या ऑल ऑफ दीज या कुछ इस टाइप का हो तो फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। किसकी प्रक्रिया अध्ययन अध्यापन के दौरान संपूर्ण शैक्षिक सत्र की अवधि में चलती रहती है? मूल्यांकन, शैक्षणिक शोध, शिक्षण पद्धति और इनमें से कोई नहीं। मतलब जो संपूर्ण शैक्षिक सत्र में चलता रहता है वो होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन हमेशा होता रहता है आपका। शिक्षण अधिगम सीखना सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं? श्रव्य साधन, दृश्य, श्रव्य दृश्य, सभी हो गए। फिर से वही प्रश्न था। अच्छा, कौन शिक्षण के श्रव्य साधन है भैया? यहाँ पर श्रव्य है केवल पूछा हुआ है। रेडियो है, ग्रामोफोन है, डिजिटल है, सभी है। श्रव्य यानी सुनने वाले, रेडियो सुनते हो आप, ग्रामोफोन सुनते हो, ऑडियो सुनते हो, वीडियो नहीं है। तो इसका आंसर फिर से ये होगा। कौन दृश्य साधन है? दृश्य केवल देख सकते हो आप। स्लाइड्स, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन को सुन सकते हो, श्रव्य है, अभी देखा था हमने यहाँ। और फोनोग्राफ रिकॉर्ड और मैग्नेटिक टेप रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग है तो इनको सुनेंगे, तो इसका आंसर स्लाइड होगा। ये है 28th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुसेट या GSET-3 शैक्षिक उपग्रह का विकास और निर्माण किस भारतीय संस्था ने किया? एजुसेट एजुकेशन के लिए है, आपको पता है। इसका विकास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO डिफेंस से संबंधित है। इसरो ISRO इसका इसरो का है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शैक्षिक उपग्रह एजुसेट को किस वर्ष लॉन्च किया, प्रक्षेपित किया गया था? तो इसकी डेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउटफुल होगी। 20 सितंबर 2004, 2004 का तो बिल्कुल ध्यान है, 28 सितंबर 2004, 5 सितंबर 2004, ये तो होगा 4, तो 31 जुलाई 2004, तो इसका आंसर है 20 सितंबर 2004। ठीक है, एजुसेट, तो डेट अच्छी तरह याद रखना है, और इसरो ने इसे लॉन्च किया था। भारत के उस शैक्षिक टेलीविजन का नाम बताना है आपने जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती तथा इग्नू का संयुक्त उद्यम है। तो इंपोर्टेंट होगा ये स्वयं प्रभा, जीवन ज्योति, ज्ञान दर्शन। तो इसका आंसर होगा ज्ञान दर्शन, आपका टॉपिक भी है ज्ञान दर्शन। ठीक है, ज्ञान दर्शन के अनेक एस्पेक्ट है, 1 2 3 4 स्टेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञाता, फिर से प्रज्ञाता से क्वेश्चन है, किसके प्रसंस्करण और कार्यक्रम में मदद करते हैं जो दिशा निर्देशों की कुछ क्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करते हैं? तो सर्वेक्षण, डिजिटल संचार, संप्रेषण, शैक्षिक संचार। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों को देख के जब ऑप्शन एक जैसे लगते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है कि फिर 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। ऐसे में शैक्षिक टेलीविजन का नाम बताना है आपने, अच्छा क्या नाम, प्रज्ञाता। तो इसमें क्या आंसर माना जाए? प्रज्ञाता जिसके प्रसंस्करण और कार्यान्वयन में मदद करते हैं जो दिशा निर्देशों की कुछ क्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करते हैं। सर्वेक्षण तो नहीं हो सकता, ये तो तय है, तो इसे आपने हटा दिया। यहाँ से बचे 3 आपके पास, डिजिटल संचार, संप्रेषण, शैक्षिक संचार। तो इसमें शैक्षिक संचार भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो 2 ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजन है, डिजिटल संचार और संप्रेषण। तो इसका आंसर होगा, चूंकि डिजिटल प्रज्ञाता है तो डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन सब ये इसी से जुड़ा टॉपिक है, इसलिए डिजिटल संचार मान लिया हमने। दीक्षा ऐप, फिर से आ गया क्वेश्चन दीक्षा ऐप से, वो किसके संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, एनसीटी, सभी होगा आंसर इसका। वर्तमान में शिक्षा में उपयोग हो रही नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी कौन सी है? लाइव क्लासेज है, दूरस्थ शिक्षा है, हाइब्रिड शिक्षा है, तो सभी होगी, फिर से सभी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसी शिक्षण प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें बिना किसी अध्यापक एवं विद्यार्थी के दूर संचार के साधन से शिक्षा ग्रहण करती है? लाइव क्लासेज हो, दूरस्थ शिक्षा है, रिमोट प्रोडक्ट्स एग्जाम है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36, अब हम नंबर भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा दूरस्थ शिक्षा, दूर बैठे हुए शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्यक्रम विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के मध्य निकटता लाने के लिए सेतु का काम कर रहा है? मतलब ट्रेनिंग सेंटरों में काम कर रहा है, मार्गदर्शन, स्कूल इंटर्नशिप, शैक्षणिक सर्वेक्षण, कौशल प्रशिक्षण। तो सबसे सटीक आंसर बताना है इसमें आप, तो इसका आंसर होगा स्कूल इंटर्नशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध किए जाते हैं तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए, दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए, बौद्धिक विकास हेतु, कोई नहीं तो नहीं हो सकता, इसका आंसर इससे सबसे सटीक मानेंगे, तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, किस पद्धति में प्रतिभागी प्रभावी रूप से यह सह शोधकर्ता होते हैं? प्रतिभागी प्रभावी रूप से सह शोधकर्ता होते हैं, उनके जीवित अनुभवों को अनुसंधान प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक माना जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सहभागी कार्यवाही, यही इसका आंसर होना चाहिए, सहभागी कार्यवाही। ठीक है, सबसे सटीक उत्तर ये है 39 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में जा रहे हैं हम। कौन सा मॉडल शिक्षा के स्तर में नहीं आता? अच्छा, हंट शिक्षा मॉडल बिल्कुल सही है, इसका विचारात्मक चिंतन मॉडल है, इंपोर्टेंट है, इन सबको आपको देखना भी पड़ेगा। हंट शिक्षा मॉडल किसका है? विचारात्मक चिंतन मॉडल कहते हैं इसको। रस्किन यहाँ पर दिख नहीं रहा है कुछ, तो हर्बर्ट शिक्षा मॉडल स्मृति स्मरण मॉडल कहते हैं इसको, ये भी है बिल्कुल। और मॉरिशस शिक्षण मॉडल बोझ समझ इससे, तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर है बी भैया। कौन सा मॉडल शिक्षा के स्तर में नहीं आता है? तो रस्किन मॉडल नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 अब तक हम कवर कर चुके हैं, 40 का सी मिला हमें आंसर। चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। चिंतन स्तर के प्रतिपादक, फादर। ठीक है, किसको मानेंगे? हंट, मॉरिसन, निकलसन, हर्बर्ट। निकलसन नहीं है, मॉरिसन भी नहीं है, तो इसका आंसर है हंट। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को किस और नाम से जाना जाता है? एडमेट, एडटेक, एडसेट, एडमेक, सब एक जैसे लग रहे होंगे, टेक याद रहना इसमें, एडटेक। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। 42, शिक्षण के किस सिद्धांत में बच्चों को सक्रिय श्रोता बनाकर सिखाया जाता है? प्रेरणा में, क्रिया सिद्धांत में, रुचि का सिद्धांत में और नियोजन में। अब बच्चों की क्रिएटिविटी को बताना है तो उन्हें क्रिया करने की क्षमता, तो क्रिया का सिद्धांत। कौन सा एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रबलन, चयन तो है,
अभ्यास भी है, मनोरंजन भी है, तो इसका आंसर है प्रबलन। ठीक, कौन सा एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है तो प्रबलन का सिद्धांत नहीं है। ए आंसर मारा है हमने इसे। तो 44 का ये नेक्स्ट, एर्गन के शिक्षण के मॉडल को कब प्रतिपादित किया? एर्गन ने शिक्षण के मॉडल को कब प्रतिपादित किया? एर्गन का शिक्षण मॉडल कब आया, मतलब कुल मिला के आंसर है तो 1975, 1977, 1979 एर्गन का शिक्षण का मॉडल। तो देखो डेट से में काफी दिक्कत होगी, मैंने कहा था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर होगा 1979। किसको शिक्षण और अधिगम के परिवेश के चित्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है? शिक्षण के स्तर को, ये शिक्षण के स्तर से प्रश्न है। अच्छा, शिक्षण के स्तर को, शिक्षण के चरण को, शिक्षण के सिद्धांत को, शिक्षण के मॉडल को किया जाता है मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं भैया। किसके अनुसार शिक्षण मॉडल विशिष्ट शिक्षण रणनीति है? शिक्षण मॉडल विशिष्ट शिक्षण रणनीति है जो विशिष्ट निर्देशात्मक तथ्य को महसूस करने में मदद करती है। एक स्टेटमेंट टाइप का है, तो ये एर्गन का ही है, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना कौन सा सिद्धांत नहीं है, पूछा है। छात्र की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना कौन सा सिद्धांत इसमें से नहीं होगा? ठीक है, तो इसका आंसर फिर से प्रबलन ही होगा। मनोरंजन है, सहयोग है, अभ्यास है, तो प्रबलन सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, नया शब्द था वैसे भी। 49 में हम अब शिक्षा की गुणवत्ता के विकास पर किसका होना अनिवार्य है? संतुलन का, नियंत्रण का, अभिप्रेरण का, समानुपात का। शिक्षा की गुणवत्ता के विकास पर इनमें से किसका होना अनिवार्य है? तो किसे मानेंगे? कंट्रोल, नियंत्रण का। शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तम संप्रेषण विधि कौन सी है? ओवरड्राफ्ट प्रोजेक्ट, ओवरसेल प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, ओवर साइड प्रोजेक्ट। अब आप OHP आपका टॉपिक है तो इसका मतलब सीधा सा OHP का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्ट से अब क्वेश्चन है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर समस्त प्रेक्षित होने वाला प्रोजेक्ट है। OHP का सबसे पहले प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाहियों को प्रशिक्षण हेतु किया गया था। कौन सा कथन सही? सही कथन का चयन कीजिए कह रहे हैं आप। नेक्स्ट है, OHP द्वारा किसी विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रांसपेरेंसी निर्मित की जाती है। ये भी सही लग रहा है मुझे, तो सब सही लगे। इसका आंसर है सही, उपरोक्त सभी, सब के सब सही है। और अच्छी तरह से इसे पढ़ लेना क्या क्या पूछा है। अच्छा था क्वेश्चन OHP के मामले में। OHP से थोड़ा सा साइज छोटा करूंगा। OHP प्रोजेक्ट समस्त प्रेक्षेपित होने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाहियों द्वारा प्रयोग किया था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 फिर से लैंग्वेज का, यहाँ पर असिंक्रोनस लर्निंग इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। 52 में कौन सी ई लर्निंग प्रकार में प्रशिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों के साथ वास्तविक समय में बातचीत होती है? तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। कौन सी लर्निंग, ई लर्निंग प्रकार में प्रशिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों के साथ वास्तविक समय बातचीत होती है? तो इसका आंसर होगा असिंक्रोनोमस। ये तो नहीं है, सिंक्रोनोमस। इसका आंसर है सिंक्रोनोमस। ओवरहेड प्रोजेक्टर का आविष्कार कब हुआ था? अच्छा, OHP का आविष्कार पूछा रहा है। 1930 से 40, 1945, 1950 से 60, 60 से 70। अच्छा, तो इसका आंसर होगा 1950 से 60, सॉरी 1850 से 60। यहाँ 1945 था, ये 1900 और ये 1900। अच्छा, 1800 एक्चुअल में 1853 में इसका पूरी तरह प्रसार कर दिया गया था, तो इसका आंसर 1850 ही होगा। वैसे शुरुआत में 1850 में पहली बार ओवरहेड का इसका वर्ष का विकास हो चुका था, तो हमने इसका आंसर मान लिया सी। ठीक है, 1900 तक तो भारत में सब प्रचार प्रसार होने लगा था। कौन सा प्लेटफॉर्म विभिन्न विश्वविद्यालयों से मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करने के लिए जाना जाता है? ऑनलाइन कोर्स देने वाला उडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग और स्किल शेयर। तो सबसे सटीक कोर्सेरा। शिक्षा प्रशासन का संक्रमण काल कब से कब तक माना जाता है? संक्रमण काल पूछा है, शिक्षा प्रशासन का। हाँ, तो इसका आंसर होगा ए, 1930 से 1950 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59। प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। इसे किसने परिभाषित किया है? ब्रुक एडम, जेवी सीयर्स, हेनरी फयोल और सीवी गुड। तो किससे मानेंगे? जेवी सीयर्स। ये इंपोर्टेंट भी है, 5 तत्व बता रखे हैं। कोई व्यक्ति ब्लॉगर हो या अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करना चाहता हो, उसे किसका होना आवश्यक है? वेबसाइट का। पहले तो वेबसाइट ही चाहिए ये सब चीज के लिए। ठीक है, तो वही टिक मार देना चाहिए। एक आधुनिक संचार उपग्रह
उपकरण जो व्यक्तियों और समूह को एक स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना बैठकों, बहस, सहयोग में भाग लेने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है? वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली रीडर। तो ये भी एक नए नए जो टॉपिक आपके जुड़े हैं, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपको। ठीक है, कह रहा है शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना, तो इसका मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा इसको। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में हो जाता है। अच्छा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग छात्रों को किसे संसाधन तक पहुंचने और दोस्तों को जोड़कर व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाती है? किसको? दीर्घावधि शिक्षा को, दूरस्थ शिक्षण को, और केवल एक होना चाहिए था इसमें, केवल एक और कोई नहीं, केवल एक। तो क्यों टिक मारेंगे आप? तो इसका आंसर सीधा लग ही रहा है, दूरस्थ शिक्षण। ये पहले भी लगभग इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। किसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्राथमिक विद्यालय की तलाश कर रहे छात्रों को आसान और सुविधाजनक पहुंच और दोस्तों को जोड़कर व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाती है? ई कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट, सोशल मीडिया, ई लाइब्रेरी। तो इसका आंसर होगा ई लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 क्वेश्चन अब हमारे पास है। मुख्य रूप से डिजिटल ई बुक्स और पत्रिकाओं को पढ़ने के उद्देश्य से किसका डिजाइन किया गया है? देखो एक जैसे लग रहे सारे ऑप्शन। मुख्य रूप से डिजिटल ई बुक्स और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए के उद्देश्य से किसका डिजाइन किया गया है? ई रीडिंग का, ई डिवाइस का, संकल्प ऐप का, इनमें से कोई नहीं। तो अब सबसे पहले जो टिक मारोगे आप, ई रीडिंग का। वर्ष 1999 में किसके द्वारा ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया गया था? ये आंसर होगा पीटर मरहोज का। ठीक है, निजी वेबसाइट पर प्रयोग किया था इन्होंने। किसके 67 किसके माध्यम से शिक्षण को इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षार्थी तक पहुंचाने में मदद मिलती है? आईसीटी, आईटीटी, आईआईएम। फिर वही बात आ गई, इसका आंसर होगा आईसीटी। किसी पेशे या कला कौशल की क्रियात्मक रूप में दी जाने वाली शिक्षा क्या है? प्रशिक्षण है, कौशलात्मक ज्ञान है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो किससे आंसर मारोगे आप? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। हाँ, प्रशिक्षण। किसी पेशे या कला कौशल की क्रियात्मक रूप में दी जाने वाली शिक्षा, फंक्शनल रूप में, तो प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशिक्षण एवं सीखना किन अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है? तैयारी पर, कार्यान्वयन पर, प्रतिबिंब पर, सभी पर। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के आपको लगेगा कि इसका आंसर सभी है। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या कहता है? प्रशिक्षण और सीखना किन अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है? ट्रेनिंग और लर्निंग। ठीक है, तो किससे टिक मारेंगे आप? प्रशिक्षण और सीखना किन अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है? देखो क्वेश्चन फंस रहा है। तो वैसे प्रशिक्षण और सीखना किन अवधारणाओं पर? तो तैयारी तो है ही, प्रशिक्षण और सीखना। कार्यान्वयन हुई, उसका मतलब आपने जो किया उसका कार्यान्वयन। प्रतिबिंब, तो सभी जाएंगे इसका। ठीक है, व्यक्तिगत और शैक्षणिक दोनों स्तर पर छात्रों को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में किसके द्वारा मदद दी जाती है? व्यक्तिगत और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर छात्रों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में किसके द्वारा मदद दी जाती है? अभिप्रेरण शिक्षण, प्रभावी शिक्षण, प्रशिक्षण। सबसे सटीक किसको मारोगे? प्रभावी शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत सारे क्वेश्चन अब तक 70 क्रॉस हम लोग कर चुके हैं। तो किसी वातावरण यानी पर्यावरण में छात्रों को सीखने और शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है? एक अनुकूल प्रेरक पक्ष, शैक्षिक वातावरण, ए बी दोनों, और चौथा संरचनात्मक। तो किसकी तरफ आपका जाएगा? किसी वातावरण पर्यावरण में छात्रों को सीखने और शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है। शैक्षिक वातावरण, ए बी दोनों, एक अनुकूल प्रेरक कक्षा। किसी वातावरण या पर्यावरण में छात्रों को सीखने और शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है। किससे? तो एक अनुकूल प्रेरक कक्षा। ये इसका आंसर सबसे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से। शिक्षण तकनीकी क्षेत्र में शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाने के लिए किन विधियों का विकास किया जाता है? अनुकरणीय प्रशिक्षण विधि, कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण, और प्रशिक्षण समूह विधि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपको फिर से अपना उपरोक्त सभी मानना चाहिए। ऐसी कंडीशन में लग भी रहा था, बहुत ज़्यादा टफ जैसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रशिक्षण समूह अचानक से उत्पन्न हुआ जो आलेखों का उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष वाद विवाद का निरीक्षण किया गया है? किसके अनुसार एक प्रशिक्षण समूह अचानक से उत्पन्न हुआ जो आलेखों का उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष वाद विवाद का निरीक्षण किया गया है? डीजी रॉयन, बेने, बीएफ स्किनर और नेट फ्लैंडर्स। कुछ नाम जो बिल्कुल नए हैं यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। किसने कहा ऐसा अचानक से उत्पन्न हुआ? तो डीजी रॉयन, स्किनर तो कहीं से कहीं तक नहीं है इसका।
तो फ्लैंडर्स का अपना अलग से नियम है, तो बच रहे हैं ये दो, तो इसका आंसर है बेले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं। इनमें से किसका आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा किया गया था? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, एलन सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सिम्युलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण SSST के संदर्भ में कौन सही है पूछा है यहाँ पर। सिम्युलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण तकनीकी क्रूकसेंस ने विकसित किया था, बिल्कुल सही है। और प्रशिक्षण की सिमुलेशन तकनीकी कृत्रिम स्थिति में कुछ व्यवहारों को प्रेरित करने हेतु है, सही है। इस तकनीक में छात्र और शिक्षक को एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। और लास्ट है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो अच्छा है, SST का पूरा डिटेल क्वेश्चन है, अब आपको क्लियर हो गया होगा SST का। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षक तकनीकी जो प्रारंभिक शिक्षण और ई लर्निंग की प्रभावी शिक्षण पद्धति को जोड़ती है, क्या कहलाता है? तो ऐसे क्वेश्चन फिर से आपको एक साथ एक जैसे लिखेंगे। वह शिक्षण तकनीक जो प्रारंभिक शिक्षण और ई लर्निंग की प्रभावी शिक्षण जो तकनीकें जोड़ती है, तो दोनों को जोड़िए तो ये तो होगी नहीं, अनुक्रमित भी नहीं होगी, अनुदेशन मिश्रित होगी फिर ऐसे में। ठीक है, ये आंसर है इसका। किस शिक्षण विधि को द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन पहले भी एक हिसाब से इनडायरेक्टली आ ही चुका है, तो इसका आंसर होगा समूह शिक्षण। बड़ी स्तर पर एक समूह सेना को देना था प्रशिक्षण, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम शिक्षण विधि में शिक्षक छात्रों शिक्षार्थी को किस क्रिया का मूल्यांकन करते हैं? टीम शिक्षण विधि में शिक्षक छात्रों के किस क्रिया का मूल्यांकन करते हैं? योजना निर्माण का, शिक्षार्थी के क्रियान्वयन का, शिक्षार्थी के समूह में सीखने को, और सभी को। तो फिर से सभी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो सभी। नेट ए फ्लैंडर से फिर क्वेश्चन है, ने अंतः क्रियाओं के आधार पर एक शिक्षण प्रतिमान दिया, इस शिक्षण प्रतिमान का क्या नाम है? अच्छा, अंतः क्रिया बहुत फेमस है वो, नेट ए फ्लैंडर का अंतः क्रिया विश्लेषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन तो ये बार बार आ रहा है, पाठ योजना में ICT को शामिल करने का मूल कारण क्या है? अधिगम सीखने के अनुभव का विकास करना, पाठ्यक्रम का विस्तृत विकास करना, पाठन शैली के अनुत्तीर्ण शब्दों की पहचान करना, पाठ्यचर्या की भौमिकता की पहचान। अब इसमें उपरोक्त सभी होते तो शायद हम कुछ सोचते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। पाठ्य योजना में फिर पढ़ेंगे ICT को शामिल करने का मूल कारण क्या है, मतलब आज की डेट में ICT पाठ्य योजना में क्यों शामिल किया जाता है, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा अधिगम सीखने के अनुभव का विकास करना, ताकि हम अच्छी तरह से बेहतर तरीके से सीख सकें और वो हमें हमेशा याद रहे। तो ये माना हमने। पाठ योजना में ICT के प्रमुख चरण कौन से हैं? ICT के प्रमुख चरण पूछा है यहाँ पर। हाँ, सीखने के उद्देश्य की पहचान, सामग्री विकास, डिजिटल संसाधन। तो फिर से ये तीनों हैं सभी। ठीक है, सभी इसका आंसर है। पाठ योजना में ICT के किस चरण में ऑनलाइन क्विज, सर्वेक्षण और स्वमूल्यांकन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है? थोड़ा सा और इसको डिटेल देखना पड़ेगा। पाठ योजना में ऑनलाइन क्विज, सर्वेक्षण और स्वमूल्यांकन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। फीडबैक तंत्र नहीं, मूल्यांकन उपकरण, इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां, सहयोगपूर्ण सीखना। 82 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। स्वमूल्यांकन की बात कर रहा है, तो मूल्यांकन उपकरण इसमें सबसे सटीक जा रहा है। फीडबैक नहीं होगा, इसका ये आंसर सबसे सही। ऑनलाइन शिक्षण योजना है, स्वयं प्रभा है, ए और बी दोनों है, और इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होगा? दोनों, स्वयं भी है, स्वयं प्रभा भी है, ऑनलाइन शिक्षण योजना। क्वेश्चन नंबर 84, किसका तात्पर्य या आशय शिक्षा के विविध पक्षों पर तकनीकी के प्रभाव और इसकी उपयोगिता की जांच करने से है? किसका तात्पर्य? अच्छा, इनमें से ऑनलाइन मूल्यांकन का, अधिक शैक्षणिक मूल्यांकन का, अधिगम मूल्यांकन का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन मूल्यांकन। ठीक है, ऑनलाइन मूल्यांकन का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन से क्वेश्चन लग रहे हैं। जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर तकनीकी ना, पहला ही गलत है। हार्डवेयर तकनीकी, पर्यवेक्षक तकनीकी और उपयोगिता तकनीकी। जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो हार्डवेयर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPT एक शक्तिशाली उपयोग में आसान प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, किसे बनाने की अनुमति देता है? इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो, ई पोर्टफोलियो, AB दोनों, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या मानेंगे आप? PPT, तो इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, मूल्यांकन में ICT उपकरण का प्रयोग किन तकनीकों के माध्यम से किया जाता है? बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। दोनों सही उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी
किसकी प्रक्रिया अध्ययन अध्यापन के दौरान संपूर्ण शैक्षिक सत्र की अवधि में चलती रहती है? मूल्यांकन की। पढ़ लिया था। शिक्षण अधिगम सीखना सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं? शिक्षण अधिगम सीखना सामग्री ये सभी, ठीक है, रिपीट मोड में आया लग रहा है। कौन शिक्षण के श्रव्य साधन है? शिक्षण के श्रव्य साधन रेडियो, ग्रामोफोन, डिजिटल सभी थे। कौन सा दृश्य है? हमने उस समय मारा था कि स्लाइड्स है केवल। चलिए आगे बढ़ जाता है। एजुसेट जीएसटी शैक्षिक उपग्रह का विकास और निर्माण इसरो ने किया था, फिर से रिवीजन फॉर्म में है। अच्छा नेक्स्ट था, तो यहाँ पर था कि एजुसेट 20 सितंबर 2004, अब बिल्कुल ये रिपीट फॉर यहाँ पर दिख रहा है। भारत के उस शैक्षिक टेलीविजन का नाम जो मानव विकास मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, इसका मैंने ज्ञान दर्शन बताया था आपको, प्रज्ञाता से जो प्रश्न बने हैं, और ये भी शायद रिपीट होगा। किसके प्रसंस्करण और कार्य में मदद करती है जो दिशा? अच्छा, इसका भी आंसर हमने लिख दिया था। अच्छा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, अच्छा ऐप, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा ऐप किस वर्ष भारत सरकार ने लॉन्च किया था? फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट मोड में थे, ठीक है। तो 20 सितंबर भारत में एजुसेट की स्थापना, डिजिटल संचार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, तो इसका 5 सितंबर 2017 इसका सही उत्तर था। इस बार खाली डेट नहीं पूछ दी है, 2017 दिया है, तो 2017, ठीक है। दीक्षा ऐप को किसके संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, तो सभी। वर्तमान में शिक्षा में उपयोग हो रही नवीनतम प्रौद्योगिकी या तकनीकी कौन सी है? लाइव क्लास, दूरस्थ शिक्षा, हाइब्रिड, सभी कहा था मैंने। तो यहाँ पर फिर से आगे बढ़ जाते। किस एक शैक्षिक प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें बिना किसी अध्यापक के विद्यार्थी के दूरस्थ संचार के साधन में शिक्षा ग्रहण की जाती है? तो दूरस्थ शिक्षा। कौन सा कार्यक्रम विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के निकटता लाने के लिए सेतु का काम कर रहा है? ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, स्कूल इंटर्नशिप। चलो ये क्वेश्चन रिपीट फॉर्म में है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और दिख रहे हैं यहाँ पर। क्रियात्मक शोध किए जाते हैं तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए, मैंने कहा था आपको। और किस पद्धति में प्रतिभागी प्रभावी रूप से सह शोधकर्ता होते हैं, उनके जीवित अनुभवों को अनुसंधान प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक माना जाता है? तो सहभागी। तो ये थे लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास। कुछ लास्ट के क्वेश्चन रिपीट फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन आपको बस ये जो महत्वपूर्ण आपके पास क्लास थी यूनिट 3 की, आपकी क्लास कंप्लीट हुई। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।